नमस्कार, मैं हूँ शैलेश पांडे और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और हमारा आज का मुद्दा है अतिथि शिक्षक कब तक रहेंगे अतिथि। जिन कंधों पर बच्चों का भविष्य गढ़ने की जिम्मेदारी है वो आज अपने ही भविष्य को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अतिथि शिक्षक पिछले कई दिनों से आंदोलन पर हैं। संविलियन समेत कई मांगों को लेकर दुर्ग में धरना जारी है। बारिश, परेशानी और इंतजार के बीच सवाल यही है कि आखिर भविष्य बनाने वाले ये शिक्षक कब तक अतिथि बने रहेंगे। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षक इन दिनों सरकार को अपनी पीड़ा पढ़ा रहे हैं। दुर्ग में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे अतिथि शिक्षकों का संघर्ष अब तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है। बारिश हो या रात का अंधेरा, आंदोलन जारी है। कोई भजन गाकर सद्बुद्धि की प्रार्थना कर रहा है तो कोई अपने छोटे बच्चों के साथ धरनास्थल पर डटा हुआ है। इन शिक्षकों की सबसे बड़ी मांग है संविलियन और सेवा सुरक्षा। उनका कहना है कि सालों से शिक्षा का उजियारा फैलाने के बावजूद आज भी उनका भविष्य अंधेरे में नजर आ रहा है। कैसे करेंगे? आज लड़ेंगे मैडम, इसलिए तो बैठे हैं मैडम। आज लड़ेंगे और लड़के आज अपना हक लेके ही जाएंगे, इसलिए तो रात भर से बैठे हैं मैडम। कल से बैठे हैं, लगभग 24 घंटा। हाँ, कल रात को खाना नहीं खाया हम लोगों ने, किसी ने नहीं खाया। कुछ हल्का पोहा की व्यवस्था हुई थी 12 बजे तक, तो जो जाग रहे थे खाए, जो सोए थे वो सोए ही थे। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा संविलियन करें जल्द से जल्द। 2 बच्चे लेके आज रात भर बैठे हैं, आप लोग सड़क में बैठे हैं। तकलीफ हुई बहुत ज्यादा मैडम, रात भर तो सोए नहीं है, सब जागरण कर रहे थे। हमारी मांगों को पूरा कर दे, तब कर दे, ऐसे करके पर हुआ कुछ नहीं, आश्वासन तक नहीं मिला। दिलचस्प बात यह है कि इस बार आंदोलन राजधानी की जगह स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के गृह विधानसभा क्षेत्र दुर्ग में हो रहा है। शिक्षकों ने मंत्री कार्यालय का घेराव भी किया, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद आंदोलन और तेज हो गया। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी गरमा रही है। कांग्रेस सरकार पर शिक्षकों की अनदेखी के आरोप लगा रही है, तो सरकार का कहना है कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और मांगों पर नियमों के मुताबिक विचार किया जा रहा है। आज स्कूलों में शिक्षक नहीं है, पढ़ाई की व्यवस्था खराब हो चुकी है और छत्तीसगढ़ में शिक्षा का रैंकिंग सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुका है। तो और इसमें समस्या के निराकरण करने के लिए सरकार सक्षम नहीं है। तो हमारे जो अतिथि शिक्षक है या अन्य कर्मचारी हैं, वो प्रजातांत्रिक तरीके से हड़ताल धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है, मांगने का अधिकार सबको है। अब किसको देना नहीं देना तो शासन तय करेगा, कोई व्यक्तिगत तो कुछ होता नहीं है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जो बेहतर हो सके करेंगे, अब नियमानुसार जो होगा वही हो पाएगा। विरोध की इन तस्वीरों में सिर्फ आंदोलन नहीं, हजारों परिवारों की चिंता भी दिखाई देती है। जिन हाथों में चौक और किताबें होनी चाहिए, उनमें मांगों के पोस्टर हैं। सवाल सिर्फ नौकरी का नहीं है, सवाल सम्मान और स्थायित्व का है। अब देखना होगा कि सरकार इन शिक्षकों को आश्वासन से आगे बढ़कर कोई ठोस जवाब देती है या फिर ये शिक्षक अपने पदनाम से अतिथि शब्द हटने का इंतजार ही करते रहेंगे। दुर्ग से रॉबिन ठाकुर के साथ गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। तो ये शिक्षक कब तक अतिथि रहेंगे, बड़ा सवाल ये है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या वाकई में जब इन शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी तो सेवा शर्तों में क्या था, जिसका कि शिक्षा मंत्री हवाला दे रहे हैं। विपक्ष का राजनीतिक एक धर्म हो सकता है कि वो आंदोलन करने वालों का साथ दे, सरकार का विरोध करे, लेकिन क्या नियम कहते हैं और क्या इनकी मांगे हैं और क्या वाकई में क्या कोई बीच का रास्ता भी है कि जो शिक्षा की अलग जगाते हैं उनके लिए किस तरह की सहूलियतें सरकार दे सकती है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन बंसल न्यूज़ के 3 सवाल हम आपके सामने रखते हैं। पहला सवाल, लंबे आंदोलन के बाद भी शिक्षकों की सुनवाई आखिर क्यों नहीं हो रही? छत्तीसगढ़ की स्कूल शिक्षा के आधार पर शिक्षक कब तक अतिथि रहेंगे? और तीसरा सवाल, क्या अतिथि शिक्षकों की संविलियन की मांग सिर्फ चुनावी वादा थी? ये 3 सवाल हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाजपा के यानी सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधि के तौर पर श्रीचंद सुंदरानी जी, पूर्व विधायक, तेज तर्रार प्रवक्ता हमारे साथ में हैं। धनंजय ठाकुर जी, कांग्रेस का बेहद विश्वसनीय और तेज तर्रार आवाज हमारे साथ में है। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर के शर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं।
और जिन अतिथि शिक्षकों का आंदोलन जारी है, जो सरकार से संघर्ष कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि के तौर पर मुकेश वर्मा जी मेरे साथ में हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मुकेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे, मांगे जो हैं आपकी, संविलियन की मांगे हैं, सेवा शर्तों की मांगे हैं, लेकिन मेरे हाथ में मुकेश जी एक ये कागज है। ये कागज आपकी नियुक्ति का वो नियमावली है, नीति है, अतिथि शिक्षक की नियुक्ति। इसमें ये कहा गया है कि नियुक्ति केवल एक निश्चित शैक्षणिक सत्र या अधिकतम 1 वर्ष के लिए होगी। शैक्षणिक जो सत्र है, इस तरह उसके आधार पर मानदेय का जो है स्पष्ट उल्लेख होगा। नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं। तीसरी कंडिका सुनिएगा मुकेश वर्मा जी, नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं। अनुबंध में स्पष्ट लिखा होगा कि नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, इसके आधार पर भविष्य में नियमित किए जाने का कोई दावा मान्य नहीं होगा। सेवा समाप्ति के नियम, विभाग या विद्यालय में किसी शिक्षक की नियुक्ति स्थानांतरण के बाद कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर केवल नोटिस देकर 1 सप्ताह के भीतर आपकी सेवा समाप्त की जा सकती है। कर्तव्य ये रहेगा कि जो नियमित शिक्षक हैं वो अगर नहीं आते हैं तो उनकी जगह पे आप जो है नियमित अध्यापन और परीक्षा करेंगे। और छुट्टियां, नियम ये है कि बिना अनुमति के अनुपस्थित न रहने की शर्त पर आपकी छुट्टी मान्य नहीं होगी। साफ तौर पर लिखा तो है मुकेश जी कि कहीं पर नियमितीकरण का आपका दावा नहीं है, संविलियन का दावा नहीं है, केवल मानदेय के आधार पर 1 वर्ष के लिए जहां शिक्षक नहीं होंगे वहां आपको अतिथि शिक्षक के तौर पर रखा जाएगा। फिर ये नई मांग आई कैसे? क्या सरकार ने कोई वादा किया था? ये मांग आई कैसे जब आप अपनी सेवा शर्तों के आधार पर आपने सारी सेवा शर्तें पढ़ के ज्वाइनिंग की है? तो सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब देना चाहूंगा कि जिस समय 2016 में हमारी भर्ती हुई थी, ये सेवा शर्त हमारे लिए लागू की गई थी। तो 2016 है, उसमें ये भर्ती हुई। आज कौन सा सत्र चल रहा है? 2026 चल रहा है। उसमें स्पष्ट आपने पढ़ के सुनाया कि इन शिक्षकों को 1 वर्ष के लिए सेवा शर्तों के हिसाब से भर्ती किया जा रहा है। तो ये व्यवस्था इतने साल तक क्यों चली? उसके अनुरूप ये काम नहीं रोक दिया जाना चाहिए था, हमको नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए था 1 साल के बाद। और दूसरी बात सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नियमावली हमारी भर्ती के लिए बनाई गई शासन के द्वारा, उसके बाद उसमें समय समय पर संशोधन भी होता रहा है। 16 मार्च 2022 को उसमें बहुत बड़ा संशोधन हुआ हमारे लिए। उसमें स्पष्ट लिखा गया कि जो अतिथि शिक्षक पूर्व में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से भर्ती किए गए थे, है ना, उसको स्कूल शिक्षा विभाग में राज्य अतिथि शिक्षक के रूप में लिया जाना है, उन विद्यामितान शिक्षकों को। और ये जो शिक्षक हैं काफी समय से संविलियन की मांग कर रहे हैं। जब राज्य अतिथि शिक्षक हमको बनाया गया, वहां पर लिखा गया कि ये काफी समय, लंबे समय से संविलियन की मांग कर रहे हैं, तो इसलिए इनके पद पर किसी भी प्रकार से ना तो स्थानांतरण से, न सीधी भर्ती से, ना ही किसी अन्य माध्यम से शिक्षक आएंगे करके। तो सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, आप खुद सोचिए, जिस पद पर हमको ही काम करना है, हमारी ही आवश्यकता सरकार को लग रही है और है भी, तो एक तरीके से अगर उस पद पर हमारा संविलियन नहीं कर रही, समायोजन नहीं कर रही है, तो ये शोषण ही हुआ ना। जब काम हमको ही करना है, हमारा पद स्थायी कर दिया गया, जबकि तो लगे हाथ एक और सवाल का जवाब दे दीजिए, लगे हाथ एक और सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या भाजपा सरकार जो अभी वर्तमान में है, इन्होंने चुनाव से पहले क्या कोई किसी प्रकार का वादा किया था नियमितीकरण का, संविलियन का, संलग्नीकरण का, समायोजन का? जी सर, बिल्कुल ये वादा है। मैं दिखाना चाहूंगा, मोदी की गारंटी में स्पष्ट रूप से ये बात अंकित है कि अतिथि शिक्षकों को 100 दिन के अंदर कमिटी गठित करके इनका स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाएगा। ये हमने हाईलाइटर किया हुआ है सर। ये हमने सभी नेता मंत्रियों को भी दिखाया है, उन्होंने भी सहर्ष स्वीकारा है। उनके भी बहुत सारे हमारे पास अनुशंसा पत्र मौजूद है सर। उन्होंने भी कहा है कि राज्य के बीहड़ अंचलों में जो शिक्षक काम कर रहे, राज्य अतिथि शिक्षक संघ के विद्यामितान शिक्षक, उनको, उनके साथ है सरकार, उनको स्कूल शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाना चाहिए करके उन्होंने अनुशंसा पत्र जारी किया है सर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तब तो आपकी इस मांग को जायज ठहरा जा सकता है। सुंदरानी जी, आप सुन रहे हैं जी? चुनाव के पहले सरकार में आने के लिए वादा तो कर लेते हो आप लोग, अनुशंसा भी की हुई है, आपके ही बड़े बड़े नेताओं ने साफ साफ दिखा रहे हैं मोदी की गारंटी। आपका पूरे जो नेता है यहाँ से लेकर दिल्ली तक, भाजपा का हर नेता चिल्लाता है मोदी की हर गारंटी पूरी होगी। तो ये गारंटी क्यों नहीं पूरी कर रहे हो साहब? रात रात भर सड़क में बेचारे लाठी डंडे खाने के लिए भूखे प्यासे बैठे हैं। शैलेश जी, जो हमने मोदी जी की गारंटी के नाम से संकल्प पत्र जारी किया था, उसमें अधिकांशतः हमने वादे पूरे किए। अब कुछ वादे बाकी रहे हैं, तो सरकार 5 साल के लिए बनी, अभी तो 2.5 साल ही कार्यकाल का निकला है। अभी हमारे
जो शिक्षक गण जो है, अतिथि शिक्षक मैं गण है। सुधानी जी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन उस गारंटी पे आप लिख के नहीं देते कि ये वादा जो है हम साल के आखिरी में पूरा करेंगे, ये वादा साल के पहले पूरा करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे वादे पूरे करने के बाद भी कुछ वादे हैं बाकी, और अतिथि शिक्षकों से माननीय शिक्षा मंत्री जी की लगातार शिक्षा मंत्री ने क्या कहा? अभी आपने बयान सुना शिक्षा मंत्री का। शिक्षा मंत्री ने क्या कहा? शिक्षा मंत्री ने कहा सुधानी जी जो नियम होगा वो करेंगे। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि नियम में है, हमने वादा किया था हम करेंगे। उन्होंने कहा नियमानुसार जो होगा होगा। उन्होंने कोई प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। जी, क्या सरकार पे बैठे व्यक्ति नियमों से बंधे नहीं है? नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। कल फिर इस मुद्दे पे वादों से बंधे, वादे पूरे करेंगे और नियमों के तहत करेंगे। मोदी जी की गारंटी हम हर हालत में पूरी करेंगे, जो नियम कानून बना के पूरी करेंगे। अगर कहीं संशोधन करना पड़ेगा तो करेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको समय जब गारंटी दी आपने शिक्षकों तो लिख देना था भैया ये 500 रुपए में सिलेंडर जो है ये हम चुनाव के 6 महीने पहले पूरा करेंगे। अतिथि शिक्षक जो है वो चुनाव आने के 2 महीने पहले पूरा करेंगे। जो बेरोजगारी भत्ता है वो 6 महीने पहले देंगे। ऐसे लिख देना था ना उसमें। तो बेचारे अभी आंदोलन नहीं करते। शैलेश जी, जो आपने स्वयं ही बताया कि जिन शर्तों पे इनकी नियुक्ति हुई थी वो शर्तें भी इनको देख लेनी चाहिए। आज सरकार पे आरोप लगा रहे। सरकार तो निश्चित रूप से मुकेश जी एक बार सुनना लीजिए, फिर से वो पर्चा दिखा दो यार, मोदी गारंटी वाला, ठीक से जूम करके। मोदी की गारंटी के लिए तो जनरल है, वो इनके लिए नहीं था। हाँ अच्छा दिखा दो, उसमें हाईलाइटर करके भी है मोदी गारंटी है। नहीं, निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी का हम सम्मान करते हैं और मोदी जी की गारंटी को हम पूरा करेंगे। इनको आंदोलन का रास्ता अपनाने के बजाय सरकार से बातचीत करनी चाहिए। मंत्री और मुख्यमंत्री जी से मिलके सारी बात को रखना चाहिए और निश्चित रूप से सरकार हमारी सड़क में बैठे हैं। शैलेश जी एक बार बुला के बात ही कर लेते हैं। शैलेश जी, हमारी सरकार सकारात्मक सोचती है। इनके साथ बैठ के बात करेंगे, इनकी समस्याओं का समाधान करेंगे। नियम कायदों में रहकर रात भर वो सड़क में बैठे रहे, लाठी खाते रहे। अब आप बोलते हैं उनसे बात करेंगे। बहर धनंजय जी मोदी गारंटी की बात तो हमने सुंदरानी जी से बात कर ली। भैया विपक्ष तो इनका साथ दे रहा है, ये 10 साल से हैं। आपके सामने भी तो ये महंगाई नहीं होगी आपकी सरकार में? तो इन्हीं की सरकार में तो दिया है इनको। आप ही की सरकार की नियुक्ति बता रहे हैं सुंदरानी जी। देखिए, असल में सुंदरानी जी को झूठ बोलना है, क्योंकि भाजपा नेताओं को एक बड़ी जो बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है ना, एक है झूठ बोलना, दूसरा मोदियाबिन। सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, एक है झूठ बोलना, दूसरा मोदियाबिन। पहले एक मोतियाबिन होता था जिसमें आंख में कमजोर दिखता था, अब एक मोदियाबिन हो गया है। इनको हर चीज में मोदी 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 करना है, काम कुछ नहीं करना है। ये कह रहे हैं कि विद्यामितान कांग्रेस सरकार ने बनाया है, तो सरासर झूठ है। अभी आपने भी कहा कि 2016 में नियुक्ति पत्र इनको दिया गया। कौन थे मुख्यमंत्री? क्या अजीत जोगी जी थे कि भूपेश बघेल जी थे? डॉक्टर रमन सिंह जी थे ना मुख्यमंत्री। 2016 में आपकी सरकार थी ना सुंदरानी जी, रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे ना, तब आपने नियुक्ति पत्र दिया। पहली बात। अभी आपने नियमितीकरण क्यों नहीं किया? सुन लीजिए ना, आपका भी तो वादा था। अरे सुन लीजिए ना, आपने क्यों नहीं? पहले बार में चिल्लाओगे सुनाई जी, मैं समझ सकता हूं तो 1,11,000। अरे सुन लीजिए ना सुनाई जी, मुझे मालूम है आपकी पीड़ा। जब नरेंद्र मोदी जैसा आदमी को झूठा साबित कर दे साया जी, तो आपके पास बचता क्या है? सुन लीजिए ना पूरी बात को, इंटरप्ट मत करिए। युवाओं के भविष्य का मामला है। वैसे भी आपकी सरकार तो तानाशाही है, कुर्ता दिखाती, बर्बरता दिखाती है, कायर सरकार है। दूसरी बात, 2016 में विद्यामितान अतिथि मितान इनको बनाया गया डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा, और 2023 में यही रमन सिंह जी जाकर 2018 में आपकी सरकार आई। सुनिए ना, हम तो नहीं कर पाए ना, बीच में जोड़िए ना। मैं बोला ना, हमारी सरकार थी, हमने नहीं कर पाया। मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं कर पाया बोल रहा हूँ। मैं तो स्वीकार करता हूँ। आप बोल दीजिए मोदी गारंटी फ्रॉड है, बोल दीजिए। कल से वो आपकी मोदी गारंटी बात नहीं करेंगे। सुन लीजिए, आप बोल दीजिए नरेंद्र मोदी की गारंटी फ्रॉड है, बोल दीजिए ना। ये युवा आप बोल दीजिए। हम तो नहीं कर पाए, स्वीकार कर रहे हैं। हम नहीं कर पाए, स्वीकार कर पा रहे हैं। आप यहाँ बोल दीजिए मोदी गारंटी 420 है, बोल दीजिए मोदी गारंटी 420 है, मोदी गारंटी जुमला है, बोल दीजिए मोदी गारंटी फ्रॉड है। आप बोल दीजिए ना, मैं स्वीकार कर, हम नहीं कर पाए। आपका घोषणा पत्र फर्जी था क्या? स्वीकार कर रहा हूँ ना, हमारा घोषणा मैं स्वीकार कर रहा हूँ ना। आप बोल दो मोदी नरेंद्र मोदी का काम फ्रॉड है, बोल दो नरेंद्र मोदी घोषणा पत्र 420 है, बोल दो नरेंद्र मोदी का घोषणा पत्र जुमला है,
या ये बोल दो कि नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित करने के लिए बिजू साहब जी लगे हुए, बोल दीजिए। बोलो, हम तो बोल रहे स्वीकार कर नहीं कर पाए। आप बोलो नरेंद्र मोदी घोषणा पत्र 420 है, स्वीकार कर रहे हो, कोई फर्जी नहीं था, हम नहीं कर पाए, जितना करना था हमने कर लिया। आप बोलो नरेंद्र मोदी की घोषणा पत्र 420 है गारंटी, बोलो 420 है गारंटी, बोलो जुमले है, बोलो फ्रॉड है गारंटी, बोलो ना, हमारी तुलना मत करो। अरे 420 है गारंटी, हमारा घोषणा पत्र 420 है नरेंद्र मोदी की गारंटी है, साबित हो गया है। नरेंद्र मोदी गारंटी फ्रॉड है, ये साबित हो गया है। और नरेंद्र मोदी झूठा है, एक बार मैं मुकेश जी एक बार आता हूँ, मैं मुकेश जी के पास एक बार आता हूँ। धनंजय जी, ये सदन नहीं है, धनंजय जी सदन नहीं है, ये धनंजय सदन नहीं है, सदन नहीं है स्टूडियो में। बोल रहा हूं, इनको पीड़ा हो रही है मुकेश जी एक बार नरेंद्र मोदी गारंटी, धनंजय जी ने 420 सरकार, 420 पार्टी, ये विधानसभा नहीं है, ये विधानसभा नहीं है भैया, हमारा स्टूडियो। मुकेश जी, क्या कांग्रेस ने भी वादा किया था? मुकेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कांग्रेस ने भी वादा किया था जब सरकार में थी तो आप लोगों से? जी सर, बिल्कुल भूपेश बघेल की सरकार ने वादा की थी हमसे, लेकिन वो सरकार भी हमारा नियमितीकरण नहीं कर पाई सर, घोषणा पत्र में लिख करके। तो इसीलिए तो सर जो अतिथि शिक्षक हैं, सरकार के सही काम न करने की वजह से सत्ता परिवर्तन किया है ना। हमने मोदी की गारंटी में जब इन लोग लिख के दिए कि भाई पूर्व की सरकार ने आपका नियमितीकरण नहीं किया, हम करेंगे, सत्ता में आएंगे करके, हम मोदी की गारंटी में लिख रहे हैं इस बात को करके, तो हमने विश्वास कर लिया सर, और विश्वास करके हमने इनको वोट दे करके इनको राजा बना दिया। अब राजा बनने के बाद जब यही उनका अनुशंसा पत्र लेकर के जाते हैं, मोदी की गारंटी वाला पत्र लेकर के जाते हैं, तो इनके द्वारा कह दिया, अभी जैसे हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे सुंदरानी जी कि भाई ये 5 साल की सरकार है, इसलिए उनको रंग बना दिया राजा से। ठीक है, के शर्मा जी पास में आता हूँ। के शर्मा जी, दो तरह की बातें हैं, के शर्मा जी पास में आता हूँ। दो तरह की बातें हैं। एक तरफ मेरे पास वो नियमावली है जो कहती है कि भैया ये संविलियन नहीं हो सकता है, उन्हें किसी तरह से नियमितीकरण का दावा करने का अधिकार नहीं है, ये पर्चा कहता है, जो नियमावली कहती है उनकी नियुक्ति का। दूसरी तरफ उनके पास भी एक पर्चा है, मुकेश वर्मा जी के पास, जिसमें मोदी की गारंटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हमारी सरकार आती है तो ये मोदी की गारंटी है कि हम उन्हें नियमितीकरण करेंगे। अब दोनों में से संशय की बात यह है कि आखिर वो जो अतिथि शिक्षक हैं, 20,000 जिनके परिवार हैं, जिनके आधार उनके पर जो आश्रित हैं, वो मोदी की गारंटी को माने या फिर इस नियमावली को माने? किसके भरोसे रहे वो? शिक्षा विभाग में शिक्षकों का मामला हमेशा ही गंभीर विषय रहा है। 1996 से जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं शिक्षक, उनको डाइस घोषित करके उस पद को ही समाप्त किया जाता रहा। राज्य निर्माण के बाद किसी भी सरकार ने नियमित शिक्षकों की भर्ती नहीं की है। उसके बाद संविदा भर्ती हुई, ये 2006 में इनका अतिथि शिक्षक आ गए कि जिन गांव में पढ़े लिखे युवा है, बीएड के, उनको वहीं नौकरी दे रहे हैं। एक मानदेय तय कर दिया गया, अभी भी मानदेय पर है। 2018 में नगरीय निकाय और पंचायत विभाग के जो शिक्षक कर्मी थे, उनको शिक्षा विभाग में संविलियन कर दिया गया। उनके अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण जिनके 2018 के पहले वो मुंडन होके बैठे हुए थे, आप देखे होंगे भूपेश सरकार में भी, तो मुंडन होके बैठे थे, उनका नियुक्ति का प्रकरण ही नहीं हुआ। अब जो बात आ रही है ये घोषणा पत्र करने का, लेकिन जो नियम है, जो शिक्षा मंत्री एक शब्द बोल के चले गए कि नियमानुसार होगी, तो नियमानुसार तो वही है जो मुकेश भाई बता रहे हैं कि जो नियमित जो उनका नियम है, एक साल एक शैक्षणिक सत्र के लिए होता है और सत्र समाप्त होते ही 1.5 महीने का छुट्टी रहता है। 15 जून से फिर इनका शुरू हो जाता है। ये उसी तरह से 90 दिन में जिस तरह से दैनिक वेतन भोगी वालों को करते रहते, नियमित नहीं करने का सरकार के 57,000 पद शिक्षकों की भर्ती का मोदी की गारंटी में वादा है। नियमितीकरण तो सभी विभागों के लिए किया गया, हम सबको नियमित कर देंगे, संविदा समाप्त कर देंगे। क्या स्थिति है 57,000 पद भरने के लिए? और जो अनुकंपा नियुक्ति के ही कम से कम 1600-1700 ऐसे प्रकरण है जो 2018 के पहले के हैं। शिक्षा कर्मियों को अनुकंपा नियुक्ति न भूपेश सरकार ने दी है, न अभी तक के किसी को मिला है। ये अनुकंपा नियुक्ति का संविदा नियुक्ति में नियमानुसार है, इनको 1 सप्ताह के नोटिस में कभी भी हटा दिया जाए। क्यों? क्योंकि रेगुलर भले 2016 से है, लेकिन बीच में इनका 1.5 महीने का गैप भी दिखेगा। एक शैक्षणिक सत्र के लिए रहता है, छुट्टी भी लेंगे तो पैसा कट जाएगा, जो आप बता रहे हैं। इस तरह से तमाम प्रकार के शिक्षा विभाग के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है, इनके पास बजट नहीं है। शिक्षा मंत्री अपने स्तर पर क्या इनकी नियुक्ति कर सकते हैं? जब तक कैबिनेट में नहीं जाएगा, वित्त विभाग से पैसे की नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा इनको संतुष्टि करने के लिए जो मानदेय राशि उसको 1000-2000 बजा के संतुष्ट कर। नियमितीकरण तो राज्य निर्माण के बाद नए शिक्षकों की भर्ती से नहीं हो रही है। 57,000 शिक्षक की भर्ती
कब होगी? 2.5 साल हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य वादे हर सरकार में होते हैं। नियमितीकरण, दैनिक वेतनभोगी, अनियमित कर्मचारी, ये सब हमेशा से ही समस्या रहा है। सरकार अपने क्या पैसा बचाने के लिए इस ढंग से नियुक्ति करती है जो आगे जाके इन्हीं के लिए पीड़ादायी हो जाता है। सरकार परिवर्तन में इन्हीं अनियमित कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, अतिथि, ये तमाम प्रकार के, आत्मानंद स्कूल की बात कर लो, चाहे आप इसमें अभी जो नया शुरू हुआ है विवेकानंद स्कूल, ये सब में भी आप देखोगे तो सब संविदा वाले, कोई नियमित कर्मचारी की भर्ती नहीं है जी। तो बिल्कुल, जिस राज्य में 57,000 शिक्षकों के पद रिक्त हो, 8,000 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जो एकल शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, 3,000 से अधिक स्कूल ऐसे हैं जहां पर एक भी शिक्षक नहीं है, शिक्षक विहीन स्कूल हैं, ऐसे राज्य में अगर ये अतिथि शिक्षक जिनकी संख्या 20,000 है, अगर उनको नियमित कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से शिक्षा जगत में, शिक्षा में एक बड़ी क्रांति आ सकती है, एक बड़ी जो कमी है वो पूरी हो सकती है। लेकिन दोनों तरफ के बीच में, दो पाटन के बीच में अतिथि शिक्षक फंसे हुए हैं। एक तरफ नियम कहता है कि इन्हें नियमितीकरण का कोई अधिकार नहीं है, इन्हें वो तमाम जो नियमित शिक्षकों को अधिकार मिलते हैं वो अधिकार मांगने का इनके हक नहीं है, ये केवल अतिथि हैं और वो भी केवल 1 साल के लिए। लेकिन मुकेश वर्मा जी बता रहे हैं 2016 से 10 साल से ये अतिथि जो हैं अतिथि बनकर रह गए हैं। हर बार चाहे कांग्रेस की सरकार आए चाहे भाजपा की सरकार आए, इन्हें केवल आश्वासन दिया जाता है, कभी गारंटी के नाम पर तो कभी घोषणा पत्र के नाम पर, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अभी भी इनकी स्थिति उसी पेंडुलम की तरह है कि दोनों ही अतिथि शिक्षक जो हैं वो घोषणा और वादे के बीच में, नियम और वादे के बीच में झूल रहे हैं। क्या वाकई में ये इससे शिक्षा विहीन जो क्षेत्र है उसमें ये अतिथि शिक्षक अतिथि ही बनकर रह जाएंगे? ये बड़ा सवाल है और इस सवाल को उन शिक्षाविदों को भी सोचना होगा और सरकार में बैठे उन जिम्मेदार लोगों को भी सोचना होगा कि आखिर हम शिक्षा का जो अलग जगा रहे हैं वो कहीं अंधियारे के बीच में बुझ न जाए। इन्हीं मुद्दों के साथ आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन देश प्रदेश की तमाम खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज़ के साथ।